सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। सीजीबीएसई अर्थात छत्तीसगढ़ बोर्ड कक्षा 10वीं विषय गणित अध्याय 12 वृत्त एवं स्पर्श रेखाएं ये प्रश्नावली 12.5 का आज के हम इस वीडियो में बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ संपूर्ण हल करेंगे, जिसमें हम महत्वपूर्ण प्रमेयों को यहाँ पर हल करने जा रहे हैं, सिद्ध करने जा रहे हैं। सभी विद्यार्थियों का मैं अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं, जिसका नाम है पीके मैथ्स एजुकेशन। जैसा कि मैंने बताया, प्रश्नावली 12.5 के प्रश्नों को हल करेंगे। उससे पहले उसका बेसिक कॉन्सेप्ट अर्थात जो भी प्रमेय वृत्त एवं स्पर्श रेखा से संबंधित है उसको सिद्ध करेंगे। इसमें प्रमेय ज्यादा है तो ये दो भाग में हो सकता है आए। तो चलिए, जो विद्यार्थी हमारा पिछले वाले प्रश्नावली का वीडियो नहीं देखे हैं, लिंक उनके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। साथ ही साथ अन्य अध्यायों के भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। जो विद्यार्थी चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को नहीं देखा है वो विजिट करिए। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरुआत करता हूं मैं। देखते हैं कौन कौन से प्रमेय लगे हुए हैं। सबसे पहला प्रमेय कहता है कि वृत्त की स्पर्श रेखा पर स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या क्या होती है? लंब होती है। सबसे पहले तो ये बता दूं, स्पर्श रेखा क्या होती है। देखो, ये वृत्त दिख रहा है आपको, इसको कोई ऐसी रेखा जो केवल एक ही बिंदु पर, है ना, स्पर्श करे, वो रेखा क्या हो जाएगी? आपकी स्पर्श रेखा हो जाएगी। केवल छूते हुए जाना चाहिए, मतलब वो वृत्त को केवल एक ही बिंदु पर क्या करेगी? स्पर्श करेगी। क्लियर हो गया बात? चलिए, अब ये मेरे को सिद्ध करना है भैया कि वृत्त और ये स्पर्श बिंदु क्या है। जिस बिंदु पर वो स्पर्श करेगी वही स्पर्श बिंदु है। क्लियर है? चलिए समझते हैं और जानते हैं। क्या दिया है? प्रमेय में कथन लिखना पड़ता है, तो सबसे पहले कथन लिखा है। कथन हमारा जो दिया गया है हमारा विषय वस्तु में वही लिखाएगा पुनः, ये पूरा का पूरा। उसके बाद चित्र जो कि मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, उसके बाद दिखाता है दिया गया है। तो दिया कुछ इस प्रकार गया है कि वो वृत्त का केंद्र है। ठीक है, एल स्पर्श रेखा है। पी स्पर्श बिंदु है। क्लियर हो गया बात? बिल्कुल। अब सिद्ध करना है। सिद्ध ये करना है कि केंद्र से स्पर्श बिंदु पर, समझ रहे बात को, स्पर्श बिंदु तक जाने वाली जो त्रिज्या है परलंब होती है। मतलब जो हमारा त्रिज्या पर स्पर्श बिंदु है वहां से जो स्पर्श रेखा जाएगी वो त्रिज्या परलंब होगी। ये मेरे को सिद्ध करना है। सीधा सीधा तो बात है, ओपी मेरे को लंब सिद्ध करना है। कहाँ? इसके लिए मुझे रचना करना पड़ेगा। रचना कुछ इस प्रकार से है कि एल पर
क्रमशः बिंदु क्यू आर एस टी यू और बी लिया। क्यू आर एस टी यू बी दिया गया एवं सभी को क्रमशः ओ से मिलाया गया। ठीक है, एक और यहां पर लिख लेते हैं, दिया गया में ओपी त्रिज्या है। ठीक, चलिए अब इसको सिद्ध करते हैं। उपपत्ति उपपत्ति हमारी कहती है चूंकि ओपी त्रिज्या है, अतः ओपी मेरा छोटा होगा इससे, ओ क्यू से। ओपी मेरा छोटा होगा ओ आर से। ओपी मेरा छोटा होगा ओ एस से। ओपी मेरा छोटा होगा ओ टी से। ओपी मेरा छोटा होगा ओ यू से। और ओपी मेरा छोटा होगा ओ बी से। ओपी को ही छोटा क्यों बना रहे हो भैया? तो आपको पता होना चाहिए कि भाई केंद्र से यदि वृत्त के कोई बाहर बिंदु है तो वो त्रिज्या की दूरी से तो बड़ी ही होगी। भाई ओ केंद्र है, उस केंद्र से मैं वृत्त के बाहर बिंदु लूंगा। इसका तात्पर्य ये है कि वह जो वृत्त पर बिंदु है अर्थात त्रिज्या है उससे तो क्या होगी, बड़ी होगी। स्पष्ट हो गया बात? बिल्कुल, क्योंकि यहां पर लिख दो इसका कारण यहां से यहां के लिए सॉरी क्यू आर एस टी यू बी वृत्त से बाहर है कि नहीं? तो वृत्त से जो बाहर रहेगी केंद्र से उसकी दूरी तो बड़ी ही रहेगी त्रिज्या से। क्लियर हो गया बात? बिल्कुल, इसका मतलब ये हो गया कि जो वृत्त पर है अर्थात त्रिज्या है वही सबसे छोटी रेखाखंड हुई। क्लियर हो गया? बिल्कुल, अतः हम कह सकते हैं कि ओपी, ठीक है, एल पर रेखा एल पर सबसे छोटी रेखाखंड है। यही तो सिद्ध हुआ ना भाई, ओपी सबसे छोटा है, सभी से छोटा है मतलब सबसे छोटा है। अब कक्षा 9वीं में एक नियम है, कक्षा 9वीं का नियम ये कहता है कि किसी बाह्य बिंदु से यदि किसी रेखा पर जो सबसे छोटा छोटा रेखाखंड है वो रेखा पर क्या होता है, लंब होता है। तो उसी नियम को लिखने वाला, ठीक है, बाह्य बिंदु से, ठीक है, किसी रेखा पर सबसे छोटा खींचा गया रेखाखंड उस रेखा पर लंब होती है।
तो नियम के अनुसार से सबसे, देखो ये ओ बाहरी बिंदु हो गया, रेखा एल है, इसमें बहुत सारे हैं, पी क्यू आर एस टी यू भी डब्ल्यू, और ओपी सबसे क्या हो गया, छोटा हो गया, इसीलिए ओपी क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा कहां पर, एल पर। सिद्ध हुआ। थोड़ा ये स्टेटमेंटिकली है ना, और इस तरह से क्या होता है, सिद्ध होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले के लिए। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। चलिए, केंद्र ओ, बाह्य बिंदु P, ये Q और ये R। चलिए, सिद्ध करना है, उसके लिए कथन जरूरी है। कथन में जो हमारा जो दिया गया है हूबहू उसको क्या करना होता है, उतारना होता है। उसके बाद दिया गया है, हमको दिया कुछ इस तरह से गया है कि वो वृत्त का केंद्र है, पी क्यू और पी आर स्पर्श रेखा है। क्लियर हो गया, बाहरी बिंदु P है मेरा। अब सिद्ध करना है कि पी क्यू मेरा बराबर है पी आर के, ये मुझे सिद्ध करना है। क्लियर हो गया बात। चलिए, अब यहां पर ये मैं रचना में ले लूंगा, ओ से क्यू, ओ से आर, ओ से पी को मिलाया, क्योंकि ये पहले से मिला नहीं रहेगा ना, केवल आपको तो केवल बाहर से क्या देगा, एक केंद्र देगा, बाहर से स्पर्श रेखा देगा, बस दिया उतना ही है। तो चलिए, ओ से क्रमशः पी क्यू आर को क्या किया, मिला दिया। अब उपपत्ति, केंद्र से या त्रिज्या है ना, त्रिज्या स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा लंब होती है। त्रिज्या स्पर्श बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा पर लंब होती है। इसका मतलब ओ आर लंब हो गया कहां पर, पी आर पर, और उसी तरह से ओ क्यू लंब हो गया कहां पर, पी क्यू पर। क्लियर हो गया। ऐसा इसलिए ले रहा हूं क्योंकि हमको ये दोनों समकोण त्रिभुज लेना पड़ेगा। क्लियर हो गया बात। चलिए लिखते हैं, समकोण त्रिभुज पी आर ओ एवं त्रिभुज पी क्यू ओ में। ठीक, क्लियर हो गया। मेरा जो है पी आर ओ बराबर हो जाएगा पी क्यू ओ के, जो कि दोनों 90 अंश है। क्लियर हो गया। चलिए, पीओ इक्वल टू पीओ उभयनिष्ठ भुजा, जिसको हम यहाँ पर कर्ण के रूप में ले रहे हैं, और ये जो ओ क्यू ओ पी सॉरी कर्ण जो हमारा ओ क्यू मेरा ओ आर के बराबर होगा। ओ क्यू सॉरी ओ आर पहले लिखोगे, ओ आर मेरा बराबर होगा ओ क्यू के।
क्योंकि ये त्रिज्याएं हैं दोनों, और त्रिज्याएं तो बराबर होती है। तो त्रिभुज हम कह सकते हैं कि PRO सर्वांग सम हो जाएगा PQO के। ठीक, नियम क्या लगेगा? समकोण कर्ण भुजा, जिसको शॉर्ट में RHS प्रमेय से या RHS सर्वांग समता प्रमेय से लिख लो। क्लियर हो गया बात? बिल्कुल। अब सर्वांग समता प्रमेय क्या कहता है? यदि दो त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग सम हो जाएं, तो जो शेष अंग है, तो इसका शेष अंग में भुजा हमारा PR बराबर हो जाएगा। इधर भुजा क्या बचा है? PQ के। इसको बोलते हैं इंग्लिश में CPCT, संगत अंग सर्वांग सम त्रिभुज। अतः सिद्ध हुआ कि बाहरी बिंदु से जितने भी स्पर्श रेखा खींचोगे, लंबाई सबकी क्या होती है? बराबर होती है। अगला देखते हैं, यहां पर एक और नियम है जिसमें हमारा बोला गया है। अब ये छेदक रेखा क्या है ये भी बताएंगे पूरा। छेदक रेखा मतलब एक ऐसी रेखा जो वृत्त को दो अलग अलग बिंदु पर क्या होती है? काटती है। ये देखो, ये हमारी छेदक रेखा हो गई। क्लियर हो गया? और ये जो केवल छूते हुए जाएगी वो स्पर्श रेखा हो गया। तो छेदक रेखा और स्पर्श रेखा के बीच संबंध दर्शाने वाला एक प्रमेय है, और इसी प्रमेय को हमको क्या करना है? सिद्ध करना है। तो चलिए, यहां पर सबसे पहले जो आएगा वो कथन है। कथन में वही चीज लिखना है जो दिया गया है, मतलब यहां से यहां तक। एक, ये बी है, ये ए है, ये बी है, और ये ई है। क्लियर हो गया बात? बिल्कुल। चलिए ध्यान से देखेंगे। ये मेरा केंद्र ओ है, और इसको मैं M बाद में भी रचना में लम डालूंगा। क्लियर हो गया बात? बिल्कुल। चलिए तो फिर चालू करते हैं। ठीक, चालू करते हैं। इसमें हमको लिखना है, दिया गया है या कुछ इस प्रकार का गया है कि PAB, सबसे पहले तो वृत्त का केंद्र है वो लिखो। तो वृत्त का केंद्र है PAB, छेदक रेखा है, एवं PT स्पर्श रेखा है। क्लियर हो गया बात? बस इतना ही दिया है, बाकी कुछ भी नहीं दिया गया। क्लियर? चलिए, सिद्ध करना है। जो हमको सिद्ध करना है वो ये है कि PA इंटू PB बराबर PT का स्क्वायर। मतलब बाह्य बिंदु से जहां जहां कटान है वहां तक की दूरी का गुणनफल उसी बाह्य बिंदु से जो स्पर्श रेखा रहेगी उसकी लंबाई के वर्ग के बराबर है। स्पष्ट हो गया बात? चलिए, कैसे सिद्ध होगा ये वो देखें। रचना इससे, इसके लिए रचना करना पड़ेगा। रचना में मिलाएंगे हम। सबसे पहले O से M मैंने लम डाला, B पर, O से क्रमशः A B तथा
टी को मिलाया, सॉरी टी को मिलाया, पी भी है, पी लिख देता हूं, पी है ना, ए बी टी को मिलाया, चारों को, ओ से ए, ओ से बी, ओ से टी, ओ से पी, सबको मिला दिया, बिल्कुल। उपपत्ति, उपपत्ति में देखो भैया, हम चालू कर सकते हैं पीटी स्क्वायर से। देखो इधर से इसको लाओ या इधर से इसको लाओ, दोनों का तात्पर्य तो एक ही है। क्लियर हो गया बात? चलिए अब ध्यान से देखो, कहीं से किधर को भी ला सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। पीटी स्क्वायर से पी ए इंटू पी बी भी ला सकते हो। क्लियर हो गया? चलिए ले आते हैं, पी ए इंटू पी बी इधर से ले आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब एलएचएस हमारा जो भी है पी ए इंटू पी बी, पी ए गुणित क्या है पी बी, इसको पीटी का वर्ग लाना है, बिल्कुल। क्या पी ए को मैं कोई नया डिजाइन से लिख सकता हूं? क्या लिख सकता हूं मैं पी एम माइनस ए एम, पी एम माइनस ए एम। क्लियर हो गया बात? और पीबी को मैं क्या लिख सकता हूं? पी एम प्लस पी एम। ये देखो ना, मैं पी एम में ए एम घटा दिया तो पी ए बचेगा, और पी एम में मैं पी एम को जोड़ दिया तो पी भी मिल जाएगा। क्लियर हो गया बात? चलिए अब मैं क्या, यहां पर जो मेरा है पी एम, उसको ए एम लिख सकता हूं क्या? पी एम जो है उसको मैं ए एम लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्लियर हो गया बात? चलिए तो लिखते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा पी एम ऋण ए एम और पी एम धन ए एम। कारण ये है कि ए एम बराबर है एम बी को, क्योंकि हमने नियम पढ़ा है, नियम ये पढ़ा है कि मेरे पास कोई जीवा है, ए भी एक जीवा है, और केंद्र से यदि लंब डालेंगे तो जीवा को बराबर दो भागों में क्या कर देता है? बांट देता है। क्लियर हो गया बात? चलिए यहां तक समझ में आ गया। अब इसको जरा ध्यान से देखेंगे, ये ए ऋण बी, ए धन बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कारण लिख दो, ए धन बी, ए ऋण बी बराबर ए स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर। यहां तक समझ में आ गया? अब देखो ये जो पीएम है, ये हमारा एक त्रिभुज बन रहा है, देखो, जिसको मैं अलग से बाहर निकाल रहा हूं। चलिए एक मिनट, चित्र में देखने की कोशिश करना मैं किस त्रिभुज की बात कर रहा हूं। ये देखो, ये है ओ एम पी, यहां पर समकोण त्रिभुज है, बिल्कुल। पी एम मेरा आधार है, ये लंब और ये कर्ण, तो आधार का वर्ग, ठीक है, तो इसका मतलब पी एम वर्ग के जगह में ओ पी का वर्ग एक ऋण पी एम का वर्ग लिख सकता हूं। सॉरी, पीएम को ही तो बदलना है ना। चलिए तो ये मेरा, इसमें इसको घटाएंगे, तो ये मेरे क्या हो जाएगा? और ये बगल में लिखना है आपको ए एम वर्ग, लिख लो पाइथागोरस के प्रमेय से, ठीक, पाइथागोरस के प्रमेय से लिख लो। क्या लिखोगे? ओपी का वर्ग
बराबर पीएम का वर्ग धन ओएम का वर्ग। ठीक, लिख लो यहां पर पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक, क्लियर हो गया? बिल्कुल। अब देखो क्या दोनों में मैं ऋण ले लू बाहर, ये आ जाएगा मेरे पास ओपी वर्ग ऋण ओ एम का धन ए एम वर्ग। अब मैं एक और छोटा सा त्रिभुज लेने जा रहा हूं, उसको ध्यान से देखो, जिसका नाम है ओ एम ए। यहां पर ये 90 डाल देता हूं, ओ एम ए। क्लियर है? अब ओ ए एम में आपको क्या पता चल रहा है? ये देखो, ये लंब और ये आधार और ये कर्ण। क्लियर हो गया बात? तो इस तरीके से मैं क्या लिख सकता हूं, ओ एम का वर्ग धन ए एम का वर्ग, उसको ओ ए का वर्ग लिख सकता हूं। तो यही तो लिखना है, इन दोनों को बदल के, इन दोनों के जगह में आपको लिखना है ओ ए का वर्ग। क्या लिखना है? ओ ए का वर्ग। कारण क्या दोगे? कारण ऊपर लिखा हुआ है, यहां पर देखो कि जो मेरा ओ ए का वर्ग है बराबर है ओ एम का वर्ग धन ए एम का वर्ग। नीचे में लिख देना वही पाइथागोरस प्रमेय से। क्लियर हो गया बात? बिल्कुल। अब यहां पर देखो, ओ पी का वर्ग ऋण ओ ए को मैं ओ से ए को मैं ओ टी से बदलूंगा। कारण ओ ए बराबर ओ टी बराबर त्रिज्या। दोनों ही मेरे लिए किसका काम कर रहे हैं? त्रिज्या का काम कर रहे हैं भैया, इसलिए बदल दिया मैंने। क्लियर हो गया? चलिए अब आगे आते हैं। अब आप एक और त्रिभुज देख रहे होंगे, अभी दिखेगा, दिखा नहीं रहा हूं अभी। ये देखो, अब इसका नाम तो आप समझ गए होंगे, टी ओ पी में। ठीक है, ओ पी मेरा क्या है, यहां पर तो लंब डला हुआ है। तो लंब डला हुआ है मतलब क्या है, पहले से लिखा है नहीं है क्या? चलिए नहीं लिख पाए हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ओ टी मेरा लंब रहेगा कहां पर? पीटी पर। अभी अभी हमने सिद्ध किया है, यदि केंद्र से स्पर्श बिंदु पर जो खींचा गया स्पर्श रेखा है वो त्रिज्या पर क्या होती है? लंब होती है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर ओपी का वर्ग ऋण ओटी का वर्ग। ओपी मेरा लंब है, ओटी मेरा ये सॉरी ओपी मेरा कर्ण है, ओटी मेरा लंब मान लो, पीटी मेरा आधार हो जाएगा पाइथागोरस के प्रमेय से। त्रिभुज किसमें? ओटीपी में। क्या हो जाएगा? ओपी का वर्ग ऋण ओटी का वर्ग। क्या यहां से लिख लो, ये ओपी को ही बदल दो। ओपी के जगह में क्या लिख सकते हो? पीटी का वर्ग धन टीओ का वर्ग। ये पाइथागोरस प्रमेय यहां लगा दिया ओपी वाला। ऋण क्या लिख दो? बगल में ये ओटी का वर्ग है, पहले से ये ऋण कट जाएगा, क्या बचेगा? पीटी का वर्ग। यही क्या करना था? सिद्ध करना था। हम एक और वीडियो बनाएंगे इसी के लिए, जिसमें पीटी का वर्ग से पीए गुणित पीबी लाएंगे। क्लियर हो गया बात? चलिए, तो हमने अलग अलग त्रिभुज लिया है, इसको किसको लिया है बगल में बता दिया है, ऐसे इसको निकालना था वो भी बता दिया। अति महत्वपूर्ण प्रमेय है ये, अति महत्वपूर्ण। क्लियर हो गया बात? चलिए बढ़ते हैं अगले के लिए। अभी कह रहा है इसे
वृत्त की जीवाएं दूसरे को वृत्त के अंतर्गत या बहिर्गत प्रतिच्छेद करती है तो किसी एक जीवा के खंडों से बनने वाले आयत का क्षेत्रफल दूसरे खंड से बनने वाले आयत के क्षेत्रफल के बराबर होता है। अब लग रहा होगा सर आयत तो दिख नहीं रहा है। अरे वो जो टुकड़ा हो रहा है उसी के गुणा को आयत बोल रहा है। वो ये जो दो टुकड़े हो रहे हैं ना, देखो ये एक जीवा ये है, एक जीवा ये है। ये जो टुकड़ा हो रहा है ना, इसी का नाम है। समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल। ये मैं मान लेता हूं ए बी है और सी डी है, जो एक दूसरे के पी पर काट रहा है। ये जो दो टुकड़ा हो रहा है ना, एक दूसरे को काट रहे हैं। इसी टुकड़े के गुणनफल को ही आयत का क्षेत्रफल बोला जा रहा है। अब इसमें आयत ढूंढने की कोशिश मत करो। समझ रहे हो बात को? यहां पर भी वैसी है। ए भी है, सी डी है, तो देखो अंदर भी काट सकती है, बाहर भी काट सकती है। ठीक है, तो चलिए इसको कैसे सिद्ध करना है। ये कोई प्रमेय नहीं दिया है, एक नियम है, लेकिन मैं इसको सिद्ध करके बता दे रहा हूं। ठीक है, क्योंकि तो ये आओ करके देखे में दिया था। चलिए कथन आप लिखेंगे। कथन वही है जो लिखेंगे। क्लियर हो गया? चलिए, दिया गया है। अब इसको दो बार अलग अलग सिद्ध करना पड़ेगा, एक अंदर के लिए और एक बाहर के लिए। क्लियर हो गया? एक बार अंदर के लिए और एक बार बाहर के लिए। चलो यहीं रहने देता हूं मैं। ठीक, चलिए क्या लिखा है? ए बी व सी डी जीवा है। अब इसको मैं ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं करूंगा, सीधी सी बात है ना। मैं डायरेक्ट इसको समझाने की कोशिश करूंगा। क्लियर? चलिए, क्योंकि इसके बाद एक और प्रमेय है। देखो भैया, आपने पढ़ा है ये बीडी, ये देखो दिया, यहीं से समझा रहा हूं मैं। बीडी मेरा एक चाप है, इसी चाप से ए बन रहा है और इसी चाप से मेरा सी भी बन रहा है। तो दोनों कोण बराबर हुए कि नहीं हुए? बिल्कुल। ठीक, ये प्रमेय दिया नहीं गया, मैं इसको समझा रहा हूं अलग से। ये प्रमेय नहीं दिया गया प्रमेय के रूप में, इसीलिए मैं प्रमेय नहीं लिखा हूं। अब इसको यही समझा रहा हूं। अब ये वाला देखो, ए सी, इसी चाप से यहां बी बन रहा है देखो, और इसी चाप से ही मेरा डी बन रहा है। तो दोनों कोण बराबर होंगे, क्योंकि वृत्त के एक ही खंड में बने हुए, है ना, एक चाप द्वारा एक ही खंड में बने हुए कोण है वो बराबर होते हैं। सिद्ध करना है वो लिख देता हूं मैं। तो पूरा समझाऊंगा मैं, समझाने के लिए सिद्ध ये करना है। ये पी ए गुणित पी बी बराबर पी सी गुणित सी, सॉरी पी डी। अब देखो भैया, क्या ये दोनों त्रिभुज समरूप हुए कि नहीं हुए? यहां लिख लो, त्रिभुज, ये अंतर्गत के लिए सिद्ध करना हो ना, याद रखो। त्रिभुज सीपीडी एवं एपीडी में कोण सी बराबर कोण ए, कोण बी बराबर कोण डी। ठीक है, क्या लिखोगे? एक ही खंड में बना कोण बराबर होता। ठीक, समझ में आ गया होगा इतना में, शॉर्ट में कर रहा हूं मैं। तो कोण कोण समरूपता से त्रिभुज सी पी डी, सी पी डी
समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए पी बी के। यहाँ डी लिख दिया हूँ, ये बी है ना, याद रखो। ठीक, चलिए सी बी, और ये डी नहीं रहेगा, ये बी रहेगा, ये डी रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो यहाँ पर समरूप हो गया, तो आपको पता होना चाहिए यदि समरूप है तो भुजाओं का अनुपात क्या रहेगा, बराबर रहेगा। यहाँ पर देखो सी बटे ए पी, यहाँ पर क्या है मेरा सी डी बटे यहाँ पर पी, को भी लिख ही देता हूँ, सी डी बटे ए बी। अब इन दोनों को केवल ले लो, आपको क्या दिखेगा, एपी कहाँ कहाँ लिया मैंने, सी पी बी, ये डी लिखा हूं ना, ये गलत है, सी पी बी होगा ये। हाँ चलिए ठीक है, सी पी बी, यहाँ पर मैंने क्या लिखा, सी पी बटे पी बी लिखना था ना, ये बी रहे। ठीक, चलो सी पी बटे ए पी, ठीक है। अब ये बी बी है, ये बी है, ठीक, पी बी बटे पी बी, ये कहाँ से आ गया, ये तो डी होना चाहिए ना, चलिए डी होगा, चलिए गलती है थोड़ा सा, ये डी होगा। मैं एक ही में ले रहा हूँ, ये देखो, ये नीचे वाला ले रहा हूँ, ऊपर वाला ले रहा हूँ, ठीक, समझने की कोशिश कर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये मेरा रहेगा पी और डी, ठीक, तो ए पी गुणित क्या रहेगा, पी बी बराबर सी पी गुणित क्या रहेगा, और इस तरह से क्या हो गया, सिद्ध हो गया। ठीक, यहीं पे गलती ले डाला था इसीलिए है, चलो गलती नहीं है वो, मतलब लिखने में मैं गलत कर दे रहा हूँ। सी पी बी, ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला, देखो ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर वैसे भी दिख रहा है, दोनों कोण कोण समरूपता हो गया। सी पी बी, ये ऊपर वाला सी पी बी, सी के बराबर इधर ए है तो ए, पी के बराबर पी ही है, ठीक, और ये बी किसके बराबर है, डी के, तो वही, अब भुजाओं का अनुपात तो बराबर हो गया, क्लियर हो गया। अब मैं लेता हूं बाय वाले को, इसको लेता हूं बाय। मैंने एक बताया था कि कोई भी चक्रीय चतुर्भुज है ये, इसमें किसी भुजा को मिलाओगे तो ये बाहर वाला कोण उस शीर्ष के सम्मुख कोण के बराबर होता है, बताया था। उसी तरह से ये बी वाला, इसको बढ़ाए बाहर में बना, उसका शीर्ष उसके सम्मुख कोण ये, ठीक, लिख लो, यहां लिखूंगा मैं अभी नियम को, तो मैं लिखूंगा यहां पर त्रिभुज पी ए सी एवं त्रिभुज पी बी डी में, ठीक, दोनों छोटा छोटा, एक छोटा लिया एक बड़ा लिया। यहां पर का जो डी है, ठीक है, एपीएसी वाले को देख लेता हूं, पी ए सी, तो ए वाला जो कोण है, कोण ए बराबर है इधर के डी के, और इधर का सी बराबर है इधर बी के। कारण, इन दोनों का कारण यह है, चक्रीय चतुर्भुज के बाह्य कोण शीर्ष के सम्मुख कोण के बराबर होता है। शॉर्ट शॉर्ट करते पूरा ही लिख डाला हूं मैं, तो ये जो कोण कोण समरूपता से त्रिभुज ए या पी ए सी समरूप हो गया त्रिभुज
अब यहीं पे ध्यान देना है, पी ए सी, ए इधर डी के बराबर है तो पी डी बी लिखोगे। चलो वही, अब दो त्रिभुज समरूप हो गए तो भुजाओं का अनुपात बराबर रहेगा, तो पी ए बटे पी डी बराबर पी सी, पहला तीसरा को ले रहा हूं मैं, पी सी, तो इधर पहला तीसरा में कौन है, पी बी बराबर ए सी बटे डी बी। तीसरा वाला की जरूरत नहीं है, इन दोनों को लो तिर्यक गुणा करोगे तो क्या आएगा, पी ए गुणित पी बी बराबर पी सी गुणित पी डी। हेलो, कहना चाह रहा है कि अंदर में कटे चाहे बाहर में कटे, हमेशा वो जो टुकड़े होंगे जिस बिंदु पर मिलेंगे वहां से उनके सिरे, सिरे मतलब जो अंत बिंदु है तक की दूरी का गुणनफल हमेशा क्या रहेगा, बराबर ही रहेगा, जिसको आयत का क्षेत्रफल बोला जा रहा है। क्लियर हो गया बात? बिल्कुल। चलिए बढ़ते हैं, ये आज का हमारा अंतिम प्रमेय है। एक, चलिए, लेकिन ये भी प्रमेय दिया नहीं गया है ना, याद रखो, इसको भी शॉर्ट में कर रहा हूं मैं। क्लियर है? ये ओ केंद्र है मान लो, और ये मेरा स्पर्श रेखा एल है, ये ए बी जीवा है जिससे इधर सी बन रहा है, और ये मैं रचना में लूंगा, ये डी वाला रचना में लूंगा। ठीक, चलिए ध्यान से देखो, कथन को लिखोगे, वही लिखना है जो पूरा दिया गया। ठीक, पूरा जो दिया गया वो लिखना पड़ेगा आपको। अब उसके पश्चात क्या करना है, दिया गया है वो लिख लो, दिया गया है वो वृत्त का केंद्र है, ए भी जीवा है, एल स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु ए पर, स्पर्श जीवा के किसी एक सिरे, बोल रहा है ना, किसी जीवा द्वारा दी गई स्पर्श रेखा, मतलब कोई जीवा है उसके एक अंत बिंदु में स्पर्श रेखा खींचे, तो स्पर्श बिंदु पर बना कोण, मतलब इसकी बात कर रहा है। क्लियर हो गया बात? इसको इधर मैं एक्स वाई ले लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, तो बी ए वाई की बात कर रहा हूं मैं। उसी जीवा द्वारा वृत्त के परिधि पर या एकांतर वृत्त खंड पर उसके विपरीत, और देखो एकांतर माने उसके उल्टा में, इधर नहीं बनाना है उल्टा, ये इधर बाकी जो बचा है उसमें जो बना कोण है उसके क्या होगा, बराबर होगा, यही सिद्ध करना। मतलब कोण सी को मेरे को बी ए वाई के बराबर सिद्ध करना। ठीक, क्लियर हो गया बात? बिल्कुल ठीक है, तो चलो यहां पर लिख देता हूं, कोण सी एकांतर वृत्तखंड का कोण, ऐसा लिख देता हूं मैं। ठीक, समझ गया हो गया अब किसको बोल रहा हूं मैं। चलिए सिद्ध करना है, सिद्ध जो करना है कि वही जो कोण सी है मेरा, कोण बी ए वाई के बराबर है। ठीक, चलिए रचना ले लो, रचना में मैं बिंदु ए से ओ को मिलाते हुए डी, या ए डी मैंने व्यास ले लिया, ए डी व्यास की रचना ओ से जाते हुए, वो तो ओ से जाएगा ही, फिर बी से डी को मिलाया। क्लियर हो गया बात? बिल्कुल। अब यहां पर जरा ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में ये आएगा कि भैया वो केंद्र है और ए, तो ओ ए त्रिज्या और एल स्पर्श रेखा, तो चलिए मैं इसको नाम देता हूं। तो क्या हमारे पास समझ में आया कि भाई केंद्र से स्पर्श बिंदु स्पर्श रेखा पर लंब होती है,
अभी अभी नियम पढ़े, तो चलिए उपपत्ति देखते हैं। ओ केंद्र से ओ ए स्पर्शा रेखा, ठीक है, एल पर लंब होगी। कारण वही है ना। तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूं बी ए वाई, कोण बी ए, चलिए पहले तो लंब है, तो लंब हमारा कौन कौन सा है वो देखो, ओ ए वाई बराबर 90। और ओ ए वाई को दो भागों में बांटो, ओ ए वाई को दो भागों में बांटोगे, क्या क्या आएगा वो देख लो। क्लियर हो गया बात। तो चलिए निकालते हैं, ओ ए बी धन कोण बी ए वाई बराबर 90। ये ले लो समीकरण। क्लियर हो गया बात। चलिए अब यहां से देखो, ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों मिलके क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में कोण डी धन कोण डी ए बी बराबर आएगा 90 अंश। इसको ले लो समीकरण 2। कारण लिखोगे, कारण क्या लिखोगे, मेरा जो ए बी डी है ये 90 अंश रहेगा। ठीक, तो समकोण त्रिभुज में एक तो 90 है, तो अन्य दो कोणों का योग क्या होता है, 90 होगा ही, क्योंकि तीनों मिला के 180। कारण क्या है, ए डी व्यास है ना, और ये व्यास से लिखता हूं मैं, ए डी व्यास से परिधि पर बना कोण समकोण होता है। तो ये मेरा 90 आ गया, तो ये दोनों छोटे छोटे मिलके, भाई त्रिभुज में देखो, अगर एक 90 हो गया, ये दोनों मिलके क्या होंगे, 90 तो होंगे, वही तो लिखा हूं। अब लिख लो समीकरण 1 व 2 से, अभी खत्म नहीं हुआ है भैया, अभी तो पूरा लंबा बचा है। ठीक है, लंबा मतलब ज्यादा लंबा नहीं, 2 मिनट का बचा है, डर मत जाना कि और बचा है। ठीक, चलिए यहां से एकदम अंतिम आ गए हम। 1 और 2 को देखोगे, इसके पास भी 90, इसके पास भी 90, तो मैं लिखूंगा ओ ए बी, कोण ओ ए बी धन कोण बी ए वाई बराबर कोण डी धन कोण डी ए बी। अब जो डी ए बी बोल रहा हूं वही तो ओ ए बी है, वही कोण हुआ कि नहीं हुआ, ये इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा। मेरे पास क्या बचा, कोण डी बराबर कोण बी ए वाई। परंतु यहां पर एक नियम है, एक ही वृत्तखंड में चाप द्वारा बनाया गया कोण बराबर होता है। तो ले लो समीकरण 3। अतः हम कह सकते हैं कि मेरा एक ही वृत्तखंड है ना, चाप यहां पर लिख देता हूं मैं स्पष्ट करने के लिए ए बी। तो देखो ए बी से सी बन रहा है, और उसी ए बी से डी भी बन रहा है, तो कोण डी बराबर हो जाएगा कोण सी। इसको समीकरण 4 ले लो, लिखो समीकरण 3 व 4 से, जहां डी दोनों के पास है, तो कोण सी बराबर हो जाएगा कोण बी ए वाई। ठीक, तो ये क्या हुआ, सिद्ध हुआ।
क्लियर है? ये प्रमेय अलग से दिया नहीं गया है, लेकिन मैं इसको अलग से प्रमेय करके बना के बता रहा हूं। क्लियर हो गया बात? बिल्कुल। अब आगे जो वीडियो में आएगा वो प्रश्नावली के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, है ना? तो इन प्रश्नों को आगे वाले भाग में हम करेंगे। यहाँ पर हमने 5 अलग अलग प्रकार के प्रमेय इसमें से कुछ दिए हैं और कुछ नहीं दिए हैं, सिद्ध करने के लिए प्रमेय के रूप में नहीं दिए हैं, फिर भी हमने उसको बताया। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करिए, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। जिन्होंने हमारा पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है या अन्य अध्यायों के वीडियो नहीं देख पाए हैं, लिंक उनके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहां से आप देख सकते हैं। तो चलिए फिर मैं मिलता हूं अगले वीडियो में इसका अगला भाग लेकर, प्रश्नावली के प्रश्नों को साथ में लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद एवं नमस्कार।